हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। चलिए, तो आज बहुत ही मजा आया होगा कल के क्लास में। आज ये क्लास दूसरा है नहीं जीवों में जनन का। तो कल हम आप लोग को बतलाए थे कि जीवन अवधि के बारे में ना, कि तितली का जीवन काल कितना है। आप लोग याद भी कर लिए होंगे कि तितली का जीवन काल 1 से 2 सप्ताह का है। तोता का जीवन काल 140 वर्ष है। कौवा का जीवन काल 15 वर्ष का है। ये सब चीज बतला दिए थे आपको कि नहीं, कुत्ता का। तो बताइए तो आप लोग जल्दी से, कुत्ता का जीवन काल कितना था? यानी 20 से 30 वर्ष। कितना था? 20 से 30 वर्ष था। तो ये सब चीज कल आप लोग को बतला दिए थे ना। बंदर का जीवन काल कितना है? तो बंदर का जीवन काल जो है 26 वर्ष का था। कितना था? 26 वर्ष का था। बंदर का जीवन काल कितना वर्ष का था? 26 वर्ष का था। हाथी का जीवन काल, चलिए बताइए जल्दी, तो कमेंट कीजिए जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, तब ना समझेंगे कि हाँ पिछले क्लास तो आप लोग देखे थे। हाथी का जीवन काल कितना है? तो हाथी का जीवन काल बताइए जल्दी से। चलिए आज हम आगे का क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? आज हम पढ़ने वाले हैं जनन के बारे में। किसके बारे में? जनन के बारे में। तो चलिए दोस्तों देखिए, जनन क्या है? जनन क्या है? यानी रिप्रोडक्शन क्या है? जनन क्या है? तो चलिए जल्दी से आप लोग बताइए तो जनन क्या है। देखिए जनन में क्या है? रीअजोर प्रोडक्शन, यानी हम बोल सकते हैं कि ऐसा प्रक्रम जिसमें कोई भी जीव अपने जैसे संतति को जन्म देता है। ऐसा प्रक्रम जिसमें कोई भी जीव अपने जैसे समान संतति को जन्म देता है, जनन कहलाता है। तो चलिए हमारे साथ आप लोग लिखते भी चलिए, वह प्रक्रम जिसमें कोई भी जीव अपने जैसे संतति मतलब क्या होता है? क्योंकि बच्चा होता है। क्या होता है? बच्चा। अपने जैसे संतति को जन्म देते हैं, जनन कहलाता है। चलिए, आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। यानी वह प्रक्रम जिसमें कोई भी जीव अपने जैसे संतति को जन्म देते हैं, जनन कहलाता है। देखिए, संतति मतलब क्या होता है? बच्चा। अब मनुष्य है तो मनुष्य के जैसा ही बच्चा जन्म लेगा मनुष्य। कुत्ता है, क्या आप बता सकते क्या कुत्ता बिल्ली का बच्चा को जन्म दे सकता है? नहीं दे सकता है। कुत्ता का बच्चा, यानी कुत्ता जो है कुत्ता जैसा ही बच्चा जन्म देगा। बिल्ली जो है बिल्ली जैसा ही जन्म देगा। उसी तरह जो है वह प्रक्रम जिसमें कोई भी जीव जो है अपने जैसे संतति को जन्म देता है, जनन कहलाता है। देखिए, संतति के जन्म के बाद उसमें वृद्धि होती है। फिर वृद्धि होने के बाद एक वर्ष के बाद है, कुछ वर्ष के बाद यानी परिपक्व होता है, यानी किशोरावस्था में आता है। किशोरावस्था के बाद फिर शादी ब्याह उसका होता है। फिर कुछ दिन बाद वो नए संतति को फिर से जन्म देती है। यह जो कर्म जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहती है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलता है। इस चक्र में जो है जन्म शामिल है, वृद्धि शामिल है और मृत्यु शामिल है। इस चक्र में क्या क्या शामिल है? जन्म शामिल है, वृद्धि शामिल है और मृत्यु शामिल है। यानी जनन वह प्रक्रम जिसमें कोई भी जीव अपने जैसे संतति को जन्म देता है, वह जनन कहलाता है। संतति जन्म के बाद उसमें वृद्धि होती है, फिर परिपक्व होता है, फिर वह नई संतति को जन्म देती है। यह कर्म जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हमेशा चलते रहता है। और इस चक्र को में जो है ना कौन कौन भाग लेता है? जन्म, वृद्धि और मृत्यु भाग लेता है। कल हम आपको प्राकृतिक मृत्यु के बारे में भी बतलाए थे ना। चलिए, तो यहाँ तक समझ गए हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे जनन के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? जनन के प्रकार यानी जनन कितने प्रकार से होते हैं? जनन कितने प्रकार से होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो देखो, जीवों में जनन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। जीवों में जनन 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 कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो पहला लिखना लैंगिक जनन। पहला क्या है? लैंगिक जनन। पहला लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन। दूसरा क्या होगा? अलैंगिक जनन। पहला हो गया लैंगिक जनन और दूसरा हो गया अलैंगिक जनन।
यानी एक हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या हो गया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इंग्लिश में हम इसको क्या बोलेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आ गया कि जीवों में जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। चलिए, सबसे पहले जो है इसमें हम अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद फिर लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर आप लोग लिख लिए होंगे तो जल्दी से लिख लीजिए। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे अलैंगिक जनन के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? अलैंगिक जनन के बारे में। अलैंगिक जनन कहते किसको? यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते किसको? यानी जब संतति की उत्पत्ति जो होता है एक जनक से होता है तो उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। यानी जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक से होती है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। चलिए लिखते चलिए हमारे साथ। तो क्या कि जब संतति की उत्पत्ति, जब संतति की उत्पत्ति, जब संतति की उत्पत्ति उत्पत्ति एकल जनक से होती है, एकल जनक से होती है, एकल जनक से होती है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक से होती है उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को? जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक से होती है उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, इस समय क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। किसमें? बैक्टीरिया में हो गया, कवक में हो गया, प्रोटोजोआ में हो गया, शैवाल में हो गया, इस समय अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन से प्राप्त संतति देखा जाए तो आनुवंशिक रूप से समान होते हैं और समान होने के साथ साथ आपस में भी समान होते हैं। इस प्रकार से प्राप्त संतति को क्लोन कहते हैं, जैसे हम एक पुंजक कहते हैं। क्या कहते हैं? एक पुंजक। तो चलिए देखिए अलैंगिक जनन होता किसमें किसमें है? अलैंगिक जनन किसमें होता है? यानी बैक्टीरिया में। किसमें होता है? बैक्टीरिया में होता है। कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, शैवाल हो गया। क्या हो गया? शैवाल, प्रोटोजोआ हो गया, शैवाल हो गया। इस सब में क्या होता है? अलैंगिक जनन। इस सब में अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन होता है। बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल में क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन से प्राप्त संतति को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, अलैंगिक जनन से प्राप्त संतति को, अलैंगिक जनन, जनन से प्राप्त संतति को, प्राप्त संतति को, संतति को एक पुंजक, एक पुंजक या क्लोन कहते हैं, या क्लोन कहते हैं। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? आप लोग को याद भी हो गया होगा ना। यानी अलैंगिक जनन से प्राप्त संतति को क्या कहते हैं? एक पुंजक कहते हैं, यानी क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन। यहाँ तक याद भी हो गया। चलिए, अब क्लोन क्यों कहते हैं? क्योंकि अलैंगिक जनन से जो संतति प्राप्त होता है आनुवंशिक रूप से समान होता है और साथ साथ आपस में भी समान होते हैं। ठीक है ना? इसी प्रकार से प्राप्त संतति को एक पुंजक या क्लोन कहते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन के प्रकार। क्या पढ़ने वाले हैं? अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में, कि अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं। अलैंगिक जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या है आता है इसमें? विखंडन के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विखंडन के बारे में। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम विखंडन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर मुकुलन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? मुकुलन के बारे में पढ़ेंगे। फिर जो है हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अपखंडन यानी पुनर्जनन के बारे में पढ़ेंगे। अपखंडन, अपखंडन यानी पुनर्जनन के बारे में पढ़ेंगे। पुनर्जनन, पुनर्जनन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा चौथा टॉपिक आएगा बीजाणु जनन। क्या आएगा? बीजाणु जनन के बारे में पढ़ेंगे। चौथा टॉपिक हमारा क्या रहेगा? बीजाणु जनन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा पांचवा टॉपिक होगा कायिक परिवर्धन। क्या होगा? कायिक परिवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। कायिक परिवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा छठा टॉपिक आएगा। छठा टॉपिक क्या आएगा? कुटी भवन आएगा। क्या आएगा? कुटी भवन। छठा टॉपिक में हम पुटी भवन के बारे में पढ़ेंगे। पुटी भवन के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जेम्यूल निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? जेम्यूल निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। जेम्यूल निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या देखिए अलैंगिक जनन के प्रकार में हम सबसे पहले विखंडन के बारे में पढ़ेंगे, फिर मुकुलन के बारे में पढ़ेंगे, फिर अपखंडन यानी पुनर्जनन के बारे में पढ़ेंगे, फिर बीजाणु जनन के बारे में पढ़ेंगे, फिर कायिक परिवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, पुटी भवन के बारे में पढ़ेंगे, जेम्यूल निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो देखिए उससे पहले हम सबसे पहले देखिए जीव, यानी बतलाए थे आपको कोशिका के आधार पर जीव जो होते हैं
प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक पढ़े होंगे 9th क्लास में। एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जीव पढ़े होंगे। एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? तो यानी वैसा जीव जिसका शरीर जो होता है केवल एक कोशिका से बना होता है, उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। बतलाए थे। तो जैसे देखिए अमीबा, अमीबा में जो होता है जनन कोशिका विभाजन, यानी किसके द्वारा होता है? कोशिका विभाजन के द्वारा, विखंडन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विखंडन के द्वारा होता है, जिसमें जनक जो होता है जिसको पिता कहते हैं, तो पिता का जीव पूर्ण रूप से संतति के जीव में क्या होता है? आपस में बढ़ जाता है। 10th क्लास में आप लोग को पढ़ाए थे, यानी क्या इस अमीबा जो होता है उसका आकार निश्चित नहीं होता है। अमीबा में जनन जो होता है, अमीबा जो होता है कुल कितने 2 भागों में जाकर बट जाता है। अमीबा कितने 2 भागों में जाकर बट जाता है, यानी संतति से अपने ही जनक से ही बढ़ता है। किससे बढ़ता है? जनक से ही बढ़ता है 2 भागों में। इसी को हम क्या कहते हैं? संतति। क्या हो गया? संतति हो गया, यानी बच्चा हो गया अमीबा का। ठीक है ना? तो देखिए अमीबा में जन्म किसके द्वारा होता है? कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कोशिका विभाजन के द्वारा, जिसमें क्या होता है कि जनक का शरीर जो होता है पूर्णतः संतति जीवों में बट जाती है और शेष कोई भाग इसमें मृत नहीं बचता है। अमीबा कभी मरता है? एक कोशिकीय जीव, कल ही आप लोग को बतलाए थे कि एक कोशिकीय जीव मरता नहीं है। एक कोशिकीय जीव मरता नहीं है क्योंकि एक कोशिकीय जीवों की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, इसलिए अमीबा है। अमीबा क्या है? अमर है। एक कोशिकीय जीवों को अमर कहा गया है। एक कोशिकीय जीवों को अमर कहा गया है क्योंकि एक कोशिकीय जीव कभी मरता ही नहीं, कभी मरता ही नहीं है। क्या यहाँ तक आप लोग को बतला दिए हैं? समझ में आ गया होगा? चलिए जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए।